सर पेपर बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत बाहर ही निकलती है सर पेपर बाहर दीजिए तो अच्छा लगेगा। हाँ बोलो। सर कुछ वीडियोस होती है ना, आगे बैठो, इधर बैठो बेटा, इधर आओ। लेकिन सर इसे मैंने देखा हमारे क्लास में कोई रीजन तो दे सर क्यों लेकर नाउ गेट सेट। हाँ लाइट आती तो हम थोड़ा नीचे लिख दिया करेंगे तो वो फिर नीचे सर आपने क्वेश्चन पेपर पे हार्मोन की स्पेलिंग गलत लिखी थी आपने सर आपने क्वेश्चन पेपर पे क्यों भेजा था वैसे? अरे अरे सर आपने वैसे साढ़े 8 मैंने भी नहीं देखा बहुत तारीफ कर रही सर मुझे आंसर क्या था मैंने यही देखा। ओके नाउ देखो ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, इसके बारे में हम ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये देखो, अगर आप किसी चीज़ को कहीं पर रख देते हो उस हाइट पर तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर ये प्लाज्मा बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी तो इसमें एनर्जी है, कुछ वर्क कर देगी। ये अगर मान लो एसी गिरेगा तो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि इसको हाइट पे पहुंचाया गया है। तो अगर कोई चीज़ किसी हाइट पर है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, बोलो। एनर्जी इट इज इक्वल्स टू mgh। इतनी बात समझ आई। और अगर आपने किसी चीज़ को एक हाइट से दूसरी हाइट पहुंचा दिया है तो इस पॉइंट की भी कुछ एनर्जी होगी। मान लो h1 से h2 तक पहुंचा दिया तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या कहेंगे? अच्छा एक बार फिर से समझो, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी चीज में अगर एनर्जी उसके किसी चीज में अगर एनर्जी उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो या उसकी पोजीशन की वजह से, धनुष तीर खींच लिया तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्प्रिंग को दबा दिया तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोजीशन में रख दिया तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सो एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात क्या नहीं? क्या लिखें बताइए? एनर्जी contained by a body due to its position or configuration is called, उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है, स्ट्रेच्ड बो, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। और इसी तरीके से फ्लावर पॉट ऑन कपबोर्ड, ये चीज है। अब जरा देखें तो इसको कहते हैं। अब दूसरी चीज आ रही है कि व्हाट डज इट मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस, ये मुझे बता दो कि संरक्षित बल किसे कहते हैं? व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? अर्पिता।
energy contained by the body due to एनर्जी से क्या लें, हम फोर्स पूछ रहे हैं, आप एनर्जी की आप जूल बता रही हो, हम न्यूटन पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। Sir, if a body is kept against हाँ बोलो। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव applied against हाँ if force is applied against a conservative ग्रेविटी, force, बिल्कुल सही बात है, 9 का है। इफ वी डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट मैग्नेट या अगेंस्ट स्प्रिंग, हम इनके अगेंस्ट काम करें, देन आवर वर्क गेट कंजर्व। मैंने क्या इस एसी को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर रखा है, तो मेरा ये काम जमा हो गया है बैंक में। 100 साल बाद हमारे बच्चों के बच्चे भी आएंगे तो वो इसको गिरा के इससे काम ले सकते हैं। अगर हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में इस पेन को उठाया, ना वर्क इज mgh के रूप में जमा हो गया। ये सारी चीज़ें ऊपर रखी में जमा है, 100 सालों तक, सैकड़ों सालों तक जमा है। एंड वर्क इज कंजर्व। अब देखो, जब चाहेंगे इफ कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड, नीचे के कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर दिए जाएं तो क्या ये काम कर देंगे? अब मैंने यहाँ पर इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट में पेन को चलाया, तो हमने बुक आगे बढ़ा दी, तो क्या ये वापस आएगी? सो व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन देन इट इज डिसिपेटेड इन एटमॉस्फेयर, ये वातावरण में लुप्त हो जाएगा हमारी एनर्जी, एंड ये कभी भी नहीं आएगा। इससे होप नहीं करना कि हमें हमारा काम मुझे मिले, हमने किया है। ग्रेविटी से तो कर सकते हो, 2 मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाओ और छोड़ते ही दूर भागेंगे। इसी तरीके से 2 प्लस चार्ज को पास लाओ, छोड़ते ही दूर भागेंगे। स्प्रिंग को कंप्रेस करो, when constraints are removed it again bounces back or reasserts। तो those forces against which the work done is conserved are called, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी जिनके विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षित हो उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स तो समझ में आ गया आपको क्या होता है। और इफ वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स then it is stored in that object in form of potential। पूरी बात तुम जानती हो। अब यही दोनों बात फिर से बोल दो। देखो कंजर्वेटिव फोर्स बोलो जरा। if force is applied against the work then the ऐसा नहीं होता है कंजर्वेटिव फोर्स। समझिए, सबसे पहले हमने ये बात कही है कि पोटेंशियल एनर्जी, रुवांशी रिपीट करो। क्या पोटेंशियल एनर्जी, energy contained by a body due to its position पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ए फोर्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करो तो तुम्हारा काम जमा हो जाएगा कि नहीं? इफ वर्क इज डन, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट अ फोर्स, एक फोर्स के अगेंस्ट काम करो एंड इट गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ, किसके रूप में? पोटेंशियल एनर्जी। देन दैट फोर्स, उस फोर्स को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, उस चीज को कहेंगे कंजर्वेटिव। व्हेन यू डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स, फोर्स तो बहुत सारे हैं दुनिया में, मैग्नेटिक फोर्स भी है। मैग्नेट मूव कराओगे तो बीच में दखल देने कौन आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज मूव कराओगे तो कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। अरे कहाँ मूव कराए लिए जा रहे हो? और मास को मूव कराओगे तो किसका इंटरवेंशन होगा? ग्रेविटी। कह रहे अरे तुम कहाँ लिए चले जा रहे हो? हमसे पूछा तुमने? हम यहाँ ग्रेविटी बन के बैठे हैं। तो जो चीज़ तुम मूव कराओगे, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी को मूव कराओगे, मैग्नेट को मूव करा दिए, चार्ज को मूव करा दिए, मास को, तो ऐसी स्थितियों में जो उनके स्टेक होल्डर से आ जाएंगे। सो व्हेन यू डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स and your work get conserved in form of potential energy, then that force is called, उस force को क्या कहेंगे?
then that force is called conservative force. क्या आप मुझे ऐसे 4 कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल दे सकती हैं? Gravitational force, magnetic force, और springs. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डील करें. सो एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स. और चौथा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. विचार हो गए. अब जरा देखो, व्हाट डज इट मीन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? If work is done against the force and it do not get conserved इन फॉर्म ऑफ आपका एंड इट इज लॉस्ट, ये नहीं कंजर्व रह पाता, देन दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लाइक ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इफ work is done against a force and it does not get conserved in form of potential energy, then that force is called non-conservative force. उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे. एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन, ड्रैग. अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दो चीजों को डिफाइन करेंगे. एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. दो हम डिफाइन करेंगे, दो आपसे पूछेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इसको सुन लो क्योंकि 9th में पढ़ा है, और उसको खुद बता देना. देखो, अगर मान लो इफ एनी मास इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अगेंस्ट कंजर्व्ड फोर्स. किस फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. तुम अगर मान लो ऊपर उठाओगे तो किसके विरुद्ध उठाओगे? ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं? सो इफ अ मास इज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, ठीक है, देन वॉट एवर वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. मान लो तुमने P से Q तक किसी चीज को ले गए, तो इस यहाँ से यहाँ तक, पहले तुम यहाँ उठा के लाए थे तो तुमको 5 जूल काम करना पड़ा था. और बोलो इसके आगे किए तो 12 जूल. तो बोलो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में तुम्हें कितना कार्य करना पड़ा होगा? 7 जूल. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, ठीक है, सम मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, जितनी एनर्जी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, या वर्क डन बोल दो. वर्क डन टू मूव वन मास, टू मूव ए मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, जितना वर्क डन है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जो कि mgh2 माइनस mgh1 होगा. इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. जरा यहाँ देखो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी मैं इसको भी V कहा जाएगा. VPQ. कहाँ से कहाँ तक ले गए? P से Q. तो दैट इज वर्क डन टू मूव द बॉडी. सो कौन कौन सा होगा बोलो? mgh2 और माइनस h, क्योंकि वो दैट इज mgh2 जो भी वर्क डन होगा. तो क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि ma होता है फोर्स और h होती है डिस्टेंस. तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो वर्क डन होता है. तो यहाँ से यहाँ ma, देखो आपको वर्क डन का फार्मूला 9th में पढ़ाएगा, F इंटू
एस, लेकिन एफ होता है एम ए और एस को ऐसे लिख दो, फिर एम इंटू जी लिख दो, क्योंकि ग्रेविटी के केस में जी हो जाएगा क्या। अब बोलो एस को मैं एच लिखूं, तो अब यही वर्क डन है, और लेकिन क्या ये जो वर्क डन है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया क्या, क्योंकि वो संरक्षित हो गया। जो काम तुम्हारा बैंक में जमा हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर, उसको कहेंगे वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और तुम्हारा वो जो भी फोर्स कंजर्वेटिव एंड द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के वजह से उसमें हो या फिर उसकी पोजीशन की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन समझती हो, कंप्रेस कर दिया, समझ आई बात। तो यहाँ आपने देख लिया। अब मुझे तुम ये बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बताओ जरा। इफ ए मास If a mass is moved from one place to other place against gravity, then the difference between then the work done then in the doing so is called potential Gravitation. gravitational potential difference between these two. तुम तो सब जानती हो। अब तुमने क्या बोला बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल दिया क्या। ये बहुत काम की चीज बोली है ध्रुवांशु, इससे पहले कि भूल जाए इसे लिख दो। इफ सम मास इज मूव, कहां से मूव किया जाए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, आगे क्या लिखे हैं अर्पिता, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, देन वर्क डन in doing so Potential energy difference. is called gravitational potential energy difference. इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीखना है, ये तो तुम्हें समझ में आ गई। यहाँ से वहाँ तक कितना काम किया गया, यहाँ से वहाँ तक। मान लो ये 2 किलो की चीज होती और यहाँ से यहाँ तक तुमको कितना काम करना पड़ा बताओ। अब बताइए, हमको मालूम नहीं है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ 7 जूल है ना, ये यहाँ तक उठा लाए, फिर उसके आगे और तुम्हें लगाना पड़ा। तो 1 किलो मास को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते तब कितना काम करना पड़ता। जब 2 किलो को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाए तो इतना काम करना पड़ा, तो 1 किलो को पहुँचाते तो क्या करना पड़ता, 3.5 हो जाता कि नहीं, मास से डिवाइड कर देते। वर्क डन टू मूव यूनिट मास, अब मास ना लिखना, एनी मास, यूनिट मास फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट लगने पर एनर्जी हट गई। फिर से समझो, देखो आपको क्या बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को V बोला जाएगा, P से Q ले गए, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए वर्क डन है, यहाँ से यहाँ तक लाए और यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क डन टू ब्रिंग इट Q और वर्क डन अप टू P। P तक लाए उतना माइनस कर दो, Q तक लाने में कितना था बताओ, क्या 12 जूल था, और यहाँ तक कितना था 5 जूल, तो बोलो कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 7 जूल। तो 7 जूल क्या है, बोलो बोलो, 7 जूल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। समझ में आ गई कि नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का अंतर। तो अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर यूनिट मास को ले जाती तब इसे क्या कह देते हैं, मास से डिवाइड कर दो इसे। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। If unit mass is moved from, और
बहुत अच्छा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ध्रुवांशी तुम इसको बता दो तो तुम्हारी जीत है। इसके आगे का सेंटेंस पूरा ये दिव्यांशी दिव्यांशी बता। Then work done by it is called gravitation potential difference. Then work done in doing so, सही कहा आपने, बिल्कुल सही। Then work done in doing so is called gravitational potential difference। इतनी बात समझ आ गई? अब एनर्जी है और ये रेट होता है, 1 किलो मास का रेट है ये, कहीं से कहीं ले जाने पर 1 kg का रेट है। समझ में आई बात? अभी समझ में आएगा, अभी देखो। तो यानी 1 किलो मास को तुम यहाँ से यहाँ उठा के देख लो। अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ उठा के देखने में कितना काम करना पड़ा, तुम कह दो हाँ काफ़ी पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। और अगर सन में उठाओगे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। ये एक तरीके का रेट है, थोड़ा सा शिफ्ट करने में तुम्हें पता चल जाएगा रेट क्या है। ये किसी भी जगह का रेट है कि कहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है। जब तुम किसी चीज़ को मूव करोगे तभी तो पता चलेगा। तो 1 किलो मास रखे रहो अपनी पॉकेट में, 1 किलो का बार, और वहाँ हिला के देख लो, यहाँ से वहाँ तक बोलो हमने P से Q लेके गए, तो चाहे तुम जितनी दूर ले जाओ, तो P से Q ले जाने के बीच में इतना डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस कैपिटल पे ज़्यादा होगा। अभी बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए कि ये जो एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको U लिखो, इसको अमेंड करो, इसको क्या लिखो? U लिखा जाता है। और अब लिखो इसको क्या लिखा जाता है? VPQ। तो दैट इज WQ माइनस WP अपॉन M। जबकि तुम कहाँ तक ले गए? P से Q तक ले गए। तो W का मतलब वर्क डन। ये देखो, ये अर्थ है, और अर्थ में तुमने कहाँ से कहाँ तक ले गए? P से Q तक। तो यहाँ अर्थ से पहले P तक लाए होगे, फिर अर्थ से Q तक लाए होगे। तुमको ये मालूम है कि हायर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? Q पर है, क्योंकि दूर ले जाओगे तो और बढ़ती चली जाएगी। तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक तुम लाए हो, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा? तुम्हें 5 जूल करना पड़ा, और यहाँ से यहाँ तक 12 जूल। और इसका मास कितना था? मान लो 2 kg रहा हो, तो आप क्या लिखोगे इसमें? अगर आपसे पूछा जाए कि P से Q के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, क्या बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या कहोगे कि Q तक ले जाने में काम और माइनस P तक ले जाने में काम। Q तक कितना है? 12, और P तक का माइनस कर दो, क्योंकि तुम्हें यहाँ से यहीं तक तो ले जाना है। और फिर उसमें किससे डिवाइड कर दो, क्योंकि तुम 2 kg से 2 kg को लेके गए हो, तो 1 kg को लेके जाओगे तो तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा? 12 माइनस 5/2, तो दैट इज 7/2। तो कितना हो जाएगा? 3.5। ऊपर क्या जूल है? पर kg, क्योंकि नीचे मास है, तो जूल पर kg है। अच्छा, ये तो तुम समझते हो 1 जूल कितना होता है कि नहीं समझते हो? 1 जूल कितना होता है ये जानते हो? थोड़ा अपने मन से सोचो कितना होता है 1 जूल। अगर मैं 100 ग्राम का सेब है, क्योंकि न्यूटन एप्पल से कनेक्टेड, 100 ग्राम का सेब 1 मीटर जमीन से उठा के अपने सर पर रख लें, तो क्या ये 1 जूल वर्क होगा कि 10 जूल? वो जान रहे हैं इस चीज को। फिर से देखो, ये देख लो, सर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, अगर इस एप्पल को सर मास इनटू एक्सेलरेशन, 1 मास। ये देखो,
अगर मैंने इस एप्पल को कितना ऊपर उठा दिया 1 मीटर, और ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम कितना होता है 0.1 kg, और ग्रेविटी जी की वैल्यू ले लो 10, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वर्क क्या होता है? Mass into acceleration. फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, और फोर्स क्या होता है? mg, और s की जगह h। मास का 0.1 kg है, और g 10 है क्या, और h 1 है, जरा मल्टीप्लाई तो करो 1 जूल। एक सेब को जमीन से उठाकर सर पर रखने में जितना कार्य किया जाए उसको 1 जूल कहते हैं। तो 1 जूल का तो हल्का फुल्का आइडिया लग गया ना आपको। तो अब मुझे ये बता दो, तुम्हें 2 चीजें बतानी होंगी सौम्या। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की यूनिट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्यों? ग्रेविटेशनल ये पोटेंशियल, अब एनर्जी वर्ड हटा दिया, वो रेट है ना, बात समझ में आ गई। सो इट इज जूल पर केजी। एनर्जी का क्या? एनर्जी डिफरेंस तो 12 जूल किया और 5 जूल, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ इतनी एनर्जी थी जब जमीन में प्लाज्मा पड़ा था, पोटेंशियल एनर्जी समझ गई ना, कि जमीन पे थी तो इतनी एनर्जी है, या इस वाले रैक में रखी थी अब ऊपर रख दी, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी ही तो वर्क है। अब मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, तब 1 kg रखना है यहाँ से, यानी 100 किलो या 200 किलो जितना रख रहे हो वो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि वो तो mgh होगा ना। लेकिन 1 किलो के लिए जो डिफरेंस होगा, m को 1 रख दो तो जो डिफरेंस हो उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मास से डिवाइड किया कि नहीं? तो जब मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस तो उसकी यूनिट क्या है? जूल पर। तुम तो बहुत जानती हो ऐसा मुझे लगता है। अब समय आ गया है कि तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं। आ गए। तो ये देखो, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और इसको तुम इधर ही मूव कराओ, हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है। अभी ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही थी, उसके अगेंस्ट मूव किया। अब दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सो अब जरा देखो, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी भी बोलो, एनी चार्ज बोला ना, 1 कूलम को बोला है क्या? रिपीट करो। वर्क डन, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन को तुमने यहाँ से यहाँ मूव करा दिया और तुमको ऐसा करने में 10 जूल काम करना पड़ा, सही बात है कि नहीं? सो वर्क डन इन मूविंग, बोलो। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस to another against electrostatic force, then is called, then the work done is called, work done is called electrostatic potential difference, एनर्जी डिफरेंस। तुमने सही बात बोली है। अब हम इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ 1 कूलम ले लेते हैं, क्या ले लें? -1 कूलम, क्योंकि फिर तुम निगेटिव को करोगे, या प्लस कूलम लोगे तो उधर से उधर पहुँचाओ। वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, अब कुछ ले लो, यहाँ ले लो, 1 कूलम को इधर पहुँचाओ, एक ही बात है। देखो अब तो पूरी डेफिनेशन बता दो और ये भी बता दो कि किसकी डेफिनेशन बताने जा रहे हो। किसकी डेफिनेशन बता दो? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बता दो। Work done to move 1 coulomb of charge from one point to another point against electrostatic force, then is called electrostatic potential. Between those 2 points। तुम्हारे पास बहुत जानकारी है, यही चीज सीखनी है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई नहीं है। अगर ये सीख गए तो आगे मेरे लिए बहुत आसान। सर आप ऐसा बोलते यही हैं पर ऐसा कुछ डेफिनेशन होता नहीं। बोलो बेटा।
reason in doing so. बस यही चीज समझ। अब इस चीज को लिख लें। देखो यश ने भी बता दिया, आप भी बता दें। एनर्जी नहीं लगाओगे, जब 1 कूलम बोल दिया तो एनर्जी कहाँ रहेगी? एनर्जी हटा दिया था ना, मास से डिवाइड करते, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो लेट अस राइट इट, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब है 1 कूलम चार्ज। चाहे माइनस को यहाँ से पहुँचाओ या यहाँ से, हम इसे नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, यूनिट चार्ज। वर्क डन इन मूविंग unit charge from one point to other, one point to other against electrostatic force is called, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड अगले में हटा भी देंगे क्योंकि चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। क्योंकि हमें क्या लेना देना ग्रेविटेशनल, हमारा तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, लेकिन अभी लिख देते हैं जिससे आपको डिस्क्रिमिनेट हो जाए। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, बात ना करें, बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी पीछे बात चल रही थी, देखो एकलव्य नहीं बता पाया तो उसका डिस्टर्ब होता है, बात करते हो। नाउ अब जरा देखो V, अगर तुम कहीं से कहीं तक ले जा रहे हो, P से Q तक है वही बात, कोई 2 पॉइंट होंगे तुम्हारे, यहाँ से यहाँ ले जाओगे, तो इसमें भी वही बात है। तुम्हारा जो वर्क डन है, सो हायर पोटेंशियल Q है ना, हमेशा जब तुम काम करोगे अपोजिट कंजर्वेटिव फोर्स के तो तुम हायर पोटेंशियल वही पहुंचोगे। और VQ माइनस WP और अपॉन यहाँ क्या लिखोगे? मास को ले जाओगे चार्ज के अगेंस्ट, तो Q लिखो ना। और ये देखो क्या तुम्हारी बुक में कहीं दिया है? तो एक बार Q और P बता दीजिए। फुल फॉर्म ठीक है, वही W/Q लिख दिया, उसका वो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ना लिख के बोले हम वहाँ से नहीं जाना, हम बस यहीं से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो W/Q ही जो तुमने काम किया। बात समझ में आएगी नहीं? कह दो हम वहाँ तो कहीं से ले नहीं गए, हम यहीं ले गए, तो W काम किया, W काम किया। और मान लो 2 कूलम चार्ज तुमने यहाँ से मूव किया और 10 जूल काम किया, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 2 कूलम चार्ज मूव कर दिया, और ऐसा करने में तुम्हें कितना काम करना पड़ा बोलो? 10 जूल। तो बता सकते हो कि इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 जूल है, ये देखो। और ये 2 कूलम चार्ज को 5 जूल पर कूलम, वो था जूल पर केजी, और ये क्या है? जूल पर कूलम। क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो कि ये 5 वोल्ट है? या एलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे इसी को वोल्ट कहना चाहती हो? भाई साइंटिस्ट का तो नाम लेना पड़ेगा, किसके नाम? एलेक्जेंड्रा अभी समझो इस बात को। मेरा कुछ ज्यादा कहने का मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ये 5 वोल्ट है, जो ये 5 वोल्ट है, अब यहाँ 5 वोल्ट लिखो। फिर से समझो, यानी 2 कूलम जाएंगे तो 10 जूल काम, और 1 कूलम जाए तो कितना काम? यहाँ से देखो 5 जूल, तो ये 5 जूल काम है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम। 1 कूलम में कितनी संख्या होती है? दैट इज 1 कूलम माइनस, तो वो कहेगा कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने उसके बच्चे हैं, ये ईदगाह मेला देखने जा रहे हैं, वो उनको 5 रुपए पकड़ा देगा, कहेगा मिलजुल के खर्च करे आना, और घर आना तो 0 पैसे लेके आ जाना। बात समझो इस बात को। मेरा कहने का मतलब है ये गरीब पिता है,
ये 1.5 वोल्ट 1.5 जूल एनर्जी देता है। तो मतलब ये हर एक कूलम को तो एक जूल कूलम में वो- जब इतने इलेक्ट्रॉन, सुनो इस बात को पहले, जब इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की ओर तो दौड़ेंगे तो एनर्जी क्रिएट करेंगे कि नहीं, रिलीज करेंगे। तो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे बताओ। ये देखो जब ये 1.5 वोल्ट, इसका मतलब है कि हर जाने वाले कूलम्ब को, एक कूलम का मतलब है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन में ही तो 1 कूलम चार्ज होता है। कहेगा लो 1.5 रुपए पकड़ो और मजे करो इस गाँव में। और ये देखो 220 वोल्ट वाला पिता, 220 वोल्ट है ये जो आपकी हाउस होल्ड सप्लाई, वो हर कूलम चार्ज को 220 रुपए दे के बेचता है। और समझो 10,000 वोल्ट वाला जो पावर स्टेशन है वो हर कूलम चार्ज को 10,000 रुपए दे के बेचता है। और कहता है कि जाओ खर्च करो, रास्ते में एक लुटेरा खड़ा है रजिस्टर, कहता है लाओ यहाँ जमा करो, इसे सब छीन लेता है, ये वापस आ जाता है चुपचाप। सर, समझ में आ गई बात। ये एक बार VPQ वाला फॉर्मूला समझाओ। फिर से समझो कि दैट इज वर्क डन कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर ये देखो ये है, अगर तुम 1 कूलम चार्ज ला रहे हो और कहां से कहां तक, P से Q, वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर अगेंस्ट, ये उसको रिपेल करेगा क्या, विरुद्ध में काम होना चाहिए। तो बोलो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या रिपेल करने वाला, और आप अगेंस्ट करो तभी तो वर्क डन करोगे। सो वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज against electrostatic force from one point to other is called the potential difference between these 2 points. इसे फिर से तुम डिफाइन कर दो। Work done in moving 1 coulomb of charge from point P, one point to other 1 point to other against against electrostatic force is called potential difference between these 2 points. Repeat करो सौम्या। work done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point against electrostatic force is called electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। आहाना रिपीट कर दें तो मुझे संतोष जाएगा कि सबको आ गया। If one coulomb of charge is moved from one point to another, then the against electrostatic force, then the work done is doing so is called electrostatic potential difference between these two. बस ये बात हमने कहीं लिख दी है क्या? चलो अब हम कुछ चीजें देखें। तो इतनी बात हो गई। नाउ अब साक्षी हमको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताएंगे। Q to charge देख लो ये आपको फार्मूला बता दिया। अब ये इन दोनों सर, को ये 1 1 रख देंगे तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे डेराइव? क्या ये फॉर्मूला फार्मूला कुछ नहीं है, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। जैसे जैसे तुम इसके पास लाते जाओगे तो क्या एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो पहले यहाँ से तुम कहाँ से लेके आए बताओ, इसके पास इन्फिनिटी से लेके आए क्या। जब तुम इसके पास लाते जा रहे हो यहाँ तक इसके पास एनर्जी बढ़ती चली जा रही, जब छोड़ोगे भाग जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो अभी यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में मान लो 10 जूल है और पास ले आए 15 जूल हो गया। तो बोलो इनके बीच में कितनी एनर्जी है, 5 जूल का डिफरेंस है और ये पर कूलम है। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा करते, तो आपको हमेशा क्यू से वो डिवाइड करना पड़ेगा। तुम अपने पॉकेट से 1 कूलम चार्ज यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले लो और उसको मूव कराओ, और जब तुम मूव कराओगे तो फिर तुम देख लो 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा कितना काम करना पड़ा, या तो यही इनके बीच का डिफरेंस है। समझ में आ गई बात। सो सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, या ये कह दो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ से, लोअर पोटेंशियल से तो खुद ही जाते हैं, उनको लोअर की तरफ मूव करो, लोअर से लोअर, हायर से लोअर। उल्टा काम कराओ, लोअर से तो हायर तो खुद ही दौड़ेंगे, हायर से लोअर ले जाओ तो फिर जो तुम्हें काम करना पड़े। या सेल जो काम कर दे वो भी 1 वोल्ट है। वर्क डन बाय सेल इफ इट 1 जो भी हो। अब हम देखेंगे 1 वोल्ट क्या होता है, ये साक्षी बता दें। 1 joule of work is done to move 1 coulomb of
फ्रॉम वन पॉइंट From one point to another point. Against Electrostatic force, then potential difference between these two points is 1 volt. एकलव्य अब इस चीज को बताएंगे। ये कहाँ बैठ गया जाके? एक तो सार्थक के पास बैठे हैं, ये उन्हीं के साथ घूमता रहता है, वो कुछ भी नहीं बता पा रहा। 4 दिन से ऐसा हो रहा है, एक भी डेफिनेशन नहीं बताई। हाँ बोलो, 1 वोल्ट। 1 joule of work is done to remove 1 coulomb of charge from 1 point to other. Then the potential difference between those 2 points is 1 volt. सही है, चलो। Against नहीं बोला। So if 1 joule work is done, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from 1 point to other point, ठीक है, अगेंस्ट electrostatic force, then the potential difference, 1 जूल है और 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल काम करना पड़ा, then देख लो, तब उन दोनों के बीच में 1 जूल और ये 1 कूलम है, 2 जगहों से। आप पी क्यू लिख लो अपने मन से, अगर आपको लगता है पी क्यू लिखना चाहिए, बहुत सारी बुक में लिखा, पी से क्यू तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ा। और मान लो 1 जूल तो हमने बता दिया कितना होता है, और 1 कूलम चार्ज भी तुम्हें मालूम है 6.25 इतना होता है। तो ऐसे में देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स is 1 वोल्ट। इसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। नाउ अब जरा देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस की 2 यूनिट बताओ। बता ही नहीं रहे हो ये शिका। पोटेंशियल ये जी तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की 2 यूनिट बताओ। वोल्ट, सही है। चार्ज की 2 यूनिट बताओ। volt and वोल्ट बता नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं फिर भी एक कमाल है, सुनो, ये बिल्कुल नई चीज है। सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? पोटेंशियल इसी की यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलो? ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम और वोल्ट। अभी अभी थोड़ी देर पहले सृष्टि ने चार्ज की एक और यूनिट जोड़ दी है। वो कैसे जोड़ी वो मैं बता रहा हूँ, देख लो। बताओ यहाँ अगर Q इधर ले आओ तो W/V हो जाएगा क्या? Q यहाँ ले जाओ। इन्होंने कहा जूल पर वोल्ट। ये कमाल की लड़की है, हम लोग वहां तक जा ही नहीं सकते, ये चली जाती। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, सो इस तरीके से चार्ज की 3 यूनिट कौन कौन सी हो गई हैं? कूलम, एम्पियर सेकेंड और जूल पर वोल्ट। यही हम एकलव्य से पूछ रहे हैं, हो सकता है फीडबैक कुछ सुधार एम्पियर पर रुक सेकंड, जाओ अभी पूछने एम्पियर दो। सेकेंड। हाँ, सिर्फ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की 2 यूनिट बताओ। आगे बैठ जाओ, गड़बड़ है जगह। हाँ बोलो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की 2 यूनिट। ठीक है, चार्ज की 3 यूनिट। एम्पियर सेकंड, जूल पर वोल्ट। इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए। नाउ जो बैटरी है इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुम 5 वोल्ट की बैटरी ला रही हो बाजार से खरीद के, तो ये क्या करेगी बताओ? क्या 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी?
जब तक वो मर नहीं जाती, डेड नहीं हो जाती। सो सेल इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which maintains potential difference between any two points। अब जरा देखो कि मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ये बल्कि एक मेटल का कंटेनर है, कोई भी कंडक्टर, और मैंने इसमें सेल लगा दिया और एक क्लोज की है, ऐसा है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि ये 5 वोल्ट का है, व्हाट डज इट मीन दैट अ सेल इज ऑफ 5 वोल्ट? अभिषेक, क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन दैट, इसको कहेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज 5 वोल्ट। उसके दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज क्या है? दैट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज 5 वोल्ट। अब बोलो, ईशान बोलो, जैसे इन्होंने बोला ऐसे आप भी बोलिए। बोलो। सर अगर जितना भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उससे ऐसे नहीं होता है। वन वोल्ट ऑफ क्या होगा एनर्जी। हाँ 10 जूल ये इसके बारे में बोलो, बोलो साक्षी। हाँ, if 1 coulomb charge, if this much electron 6.25 into 10 to the power 18 electron move from lower potential to higher potential या from one terminal to other, then 5 joule energy is released। वोल्ट का मतलब क्या होता है? जूल पर कूलम। तुम्हें वोल्ट ही क्यों याद करना, इससे अच्छा तो जूल पर कूलम याद कर लो, उससे तुम्हारी डेफिनेशन ही बन जा रही है। एक कूलम जाने में जितने जूल एनर्जी रिलीज हो, ये एनर्जी तो रिलीज करेगा। ये गाल्वानिक सेल है, ये क्या काम करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। तो क्या लिखेंगे? दैट इज अ सेल ऑफ 5 वोल्ट मींस दैट व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, देन 5 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड इन डूइंग सो। समझ में आया? रास्ते में रजिस्टर पड़ जाए, बल्ब पड़ जाए, तो एक कूलम अगर उससे पास हो गया तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? 5 जूल। और तुमने 220 पे लगा दिया तो 220 वोल्ट की रोशनी आएगी, 220 जूल। सो एनर्जी रिलीज हो रही कैसे पता हैं? चलेगा? बोलो। एनर्जी रिलीज हो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे और वो चलेंगे प्लस की ओर। तो जा करके कभी भी ये पेनी है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ काम हो तो आवाज आएगी, साउंड आएगा, कुछ एनर्जी रिलीज। पेन को छोड़ देने से अपोजिट में काम करना पड़ता है। एक तरफ वो काम करता है, एक तरफ तो क्या लिखेंगे बताओ? व्हाट डज इट मीन सौम्या? if 1 coulomb energy is moving, एनर्जी की बात नहीं, अभिषेक बताओ। 1 coulomb charge is बस यही कहना। सो इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? दैट इफ 1 कूलम चार्ज moves from one terminal to other, one terminal to other, then 5 joule energy is released। इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर कोई ना माने कि भाई ये सब तुम क्या लिख रहे हो, हमें समझाओ, ऐसे लिखने से हम नहीं मानेंगे, तब तुम लिख देना V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो उसका वोल्टेज कितना है सेल का?
5 वोल्ट लिख देना। तुमको वर्क डन पता करना है तो 1 कूलम चार्ज रख दो कि देखो 1 कूलम जाए तो कितना होगा। समझ आई बात कि नहीं? अब बोलो W क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट इंटू 1 कूलम। वोल्ट को क्या कहते हो? बोलो, जूल पर कूलम, और इंटू 1 कूलम, तो कूलम कूलम कट गया, 5 जूल। मतलब कोई ये कहे नहीं हमें तो लिख के दिखाओ, तो लिखना भी पड़ेगा ना कि कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन बाय अ सेल इज ऑफ 5 वोल्ट? नेहा, सृष्टि, हाँ बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन करिए। पोटेंशियल डिफरेंस कूलम में वर्क डन कराओगे तुम तो नहीं खेल कर। वन पोटेंशियल डिफरेंस to move 1 coulomb charge from one point to other point against electrostatic force, then it is called potential. बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, 1 वोल्ट जूल में चार्ज बता रहे हो तुम, वैसे वो क्या कूलम में एनर्जी बता रही है? कम से कम वाणी पे तो कंट्रोल रखो। हाँ, 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other against electrostatic force। अच्छा बताया। अब मुझे बता दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। वन कूलम नहीं होता है पोटेंशियल, 1 कूलम, हाँ ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज मूव या 1 पॉइंट टू अदर against then potential difference, then work done in doing so is called potential difference between those two points। समझ गया? 1 वोल्ट बेटा डिफाइन करो, नाम भी बताओ। बोलो। हाँ बोलिए। If 1 joule work is done to move 1 coulomb of charge, ठीक है, against electrostatic force between two terminals, then the potential difference between these 2 points is 1 volt। The device which measures potential difference between any 2 points is called voltmeter। ये वोल्टमीटर है, और ये कैसे लगाया जाता है? एक मीटर तो हमने आपको दिखा दिया था। अब वोल्टमीटर देखो, तो ये V लिखा होगा, बस V लिखा होगा, उसमें A था वो जो उसमें लगा हुआ है, ये देखो इसमें A था। तो ये सिंपल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस रजिस्टर के पैरेलल में वो लगाएंगे। ये देखो एमीटर से क्या मेजर होता है? एमीटर, ये देखो एमीटर से करके वो रजिस्टर को लाइट एमीटर है, ये सिंपल सर्किट है कि नहीं? सिंपल सर्किट है, तो सेल है, रजिस्टर है, सब में होता है रजिस्टर। समझ आएगा?
रजिस्टर सब में होता है, पर एक अलग से डिवाइस होता है। बाहर मतलब मेरी बहन में डर जाऊँ। देखो मैं रबड़ सत्ता फिर इतनी करंट फ्लो, बहुत अच्छी बात पूछी है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। क्या पूछा? उन्होंने पूछा है कि अगर कोई ना हो तो क्या हो। क्या? बहुत बड़ी बात है ये अपने कौन आप ना हो में। तो कोई भी ना हो। तो शांति हो। अब इनकी बात, अभी आपकी बात का आंसर दे रहे हैं, इसकी जरूरत थी। द राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम। सो क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर क्या करता है। Device which measures the potential difference between two points. बात ना करें, द डिवाइस, बात नहीं करो फिर उसका डिस्टर्ब हो रहा है। देखला लिखा, द डिवाइस which measures potential difference। मैम ने उसको फोन करके बुलाया, सुबह टेस्ट लिए चाय भी नहीं पिलाई। ऐसे ही बुलाया। The device, हाँ तो द डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points is called, इसे क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट, तो पहले इसमें देखो मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, फिर उसमें भी कनेक्ट कर दूंगा। सो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। तुम्हारे पापा ने तुमको पैसे दिए कि जाओ खर्च करो, तो अब इसमें क्या हुआ बताओ। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, यही कह दो ये करंट चली, करंट करके तो कुछ चलता नहीं, क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा। और एक एमीटर है, एमीटर में कुछ नहीं है, बस वो मेजरमेंट करेगा किनारे खड़ा होकर, वो तुमको आने जाने देगा। तो दैट इज प्लस माइनस। ये देखो, तो अगर ये 2 वोल्ट का है तो इसका मतलब समझते हो कि हर वोल्ट का मतलब समझते हो जूल पर कूलम। क्या होता है? जूल पर कूलम। तो यहाँ से जो पास करेंगे हर कूलम से, यानी 6.25 से वो कहेगा कि 2 रुपया या 2 जूल एनर्जी हमको दे दो। रजिस्टर का काम है, हर कूलम से कहेगा निकलो 2 रुपए दो, हमें मालूम है तुम्हारे पापा ने कितना दे के भेजा, और यहाँ 0 लेके आएंगे। इसका मतलब है कि दैट इज ये हायर पोटेंशियल 2 वोल्ट पे, और ये कितने पे? 0 वोल्ट। तो ये भी कह सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे ये कंडक्टर में कहीं ड्रॉप नहीं है, असली ड्रॉप कहाँ है? 2 वोल्ट का ड्रॉप यहीं होगा। रजिस्टर इज द पॉइंट वेयर ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स। जैसे तुम खूब दूध पी के और लस्सी पी के जाओ और फिर कहीं काम करने लग जाओ तो कहते हो मेरा तो सारा मस्कुलर पोटेंशियल ही ड्रॉप हो गया, बिल्कुल आई एम एग्जॉस्टेड। सो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब समझ गए ना कि हमें भी पोटेंशियल है, हमें मस्कुलर पोटेंशियल है, लेकिन वो ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं? तो रजिस्टर इज द डिवाइस वेयर द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सर्किट टेक्स प्लेस। अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो वो ड्रॉप कहाँ पे होगा? तो रजिस्टर है तो 2 वोल्ट का ये ड्रॉप हो गया। बात समझ में आ गई? क्या लिखे हैं बताओ? जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाना था ना, मीटर क्यों लगाया? वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये देखो लगा रहे हैं, अभी लगा रहे हैं। तो ये किसके अगेंस्ट में लगाया जाएगा? देखो वो 2 आदमी खड़े हैं, 2 आदमी कहाँ खड़े हैं? यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, 2 रुपए लेके आया, उसके वो खुश है कि हम ईदगाह कॉलोनी जा रहे हैं ईद मनाने। लेकिन यहाँ जैसे ही बीच में स्टॉल आया, जूस की दुकान आई, 2 रुपए दिए, जूस पी के चले आए, ईद मना ली। यहाँ से यहाँ तक आते हुए इनका कितना हो जाएगा? तो बोलो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ? रजिस्टर। तो रजिस्टर इज द डिवाइस जहाँ पे क्या होगा बोलो?
ये जैसे रजिस्टर है तो इस पे लगा दिया, कोई बल्ब हो सकता है उसमें बल्ब है, तो इस रजिस्टर में क्या होगा, असली पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को लिखें। तो हमें अगर दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या उन दोनों पॉइंट पे हमें लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि होटल में आने से पहले इसकी जेब में कितना था और होटल से निकलने के बाद कितना, तभी तो पता चलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अगेंस्ट अक्रॉस रजिस्टर। किसके अक्रॉस किया जाता है? अक्रॉस रजिस्टर इन पैरेलल। कैसे लगाया जाएगा? सीरीज में नहीं लगाया गया। कैसे? कि दोनों जगह पे। इस सेंटेंस को फिर से बोलो वंशिका। Voltmeter is connected against parallel. बताइए नहीं। अक्रॉस रजिस्टर in parallel. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल तो ऐसा में लगा दिया। अच्छा, क्या आप लोगों ने जो वोल्ट मीटर देखा उसमें भी प्लस माइनस है? तो प्लस टर्मिनल इसका हायर पोटेंशियल की तरफ होना चाहिए और माइनस भी किधर होना चाहिए? लोअर की तरफ। ठीक है कि नहीं? सो प्लस इसको यहाँ लगा दें और माइनस यहाँ, तो इनके बीच का हमें क्या पता चल जाएगा? वोल्टेज। द पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस, सेंटेंस को पूरा करो। Potential drop takes place at resistor. दैट पोटेंशियल ड्रॉप, जितना भी पोटेंशियल है जो सेल ने देके भेजा है अपने इलेक्ट्रॉनों को, बच्चों को, वो कहाँ ड्रॉप होगा? ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस। जैसे 2 वोल्ट जहाँ तक जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इतना बड़ा resistor. 2 वोल्ट का मतलब है कि 2 वोल्ट का क्या मतलब है कि हर कूलम्ब चार्ज के पास एक झुंड बच्चे हैं, एक कूलम्ब चार्ज, उनके पास 2 जूल एनर्जी निकलेगा। हर कूलम्ब के पास 2 जूल एनर्जी। ये रेट है कि एक कूलम्ब का, एक इलेक्ट्रॉन पे नहीं है ये एनर्जी। बाकी डिवाइड करके देख लो 6.25। सोलम वो जहाँ पे जिस पाथ पे वोल्ट जा रहा है उसी पाथ पे जा रहा है ना। हाँ, कूलम भी जिस पाथ पे वोल्ट जा रहा है तो वो हायर टू लोअर ही। मतलब ये यहाँ इतना हायर वोल्टेज है और हायर वोल्टेज यहाँ से ये हो गया। देखा जाए तो उल्टी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, उनके पास 2 जूल एनर्जी है पर कूलम्ब के पास, और वो यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि भाई हायर वोल्टेज से चार्जेस जा रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कैटायन भी मूव करता है, एनायन भी। हाँ, चाय बन गई, मिलाएंगे। तो इसमें पॉजिटिव भी मूव करता है, इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को बदला नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कैटायन और एनायन दोनों बदलते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप सिर्फ कंडक्टर ही क्यों ले रहे हो? साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रोलाइट भी तो होता है, क्या उसमें सोडियम आयन नहीं मूव करता? तो इसलिए उन्होंने कहा कि वही रहने दो। चार्जेस तो मूव कर सकते हैं ना, सोडियम आयन भी मूव करेगा और फ्लोराइड आयन। अगर 2 नेल डाल दी जाए, जहाँ हमने रजिस्टर रखा उसकी जगह इसमें डाल दो तो क्या कंडक्ट नहीं करेगा? ये भी चार्जेस मूव करता है। इसमें रख के दिखा देंगे, उसको हटा के कर देंगे बीच में, अभी तो चैप्टर चल रहा है। सो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब जरा आगे की बात करो। So, वो मैं पूछ रही थी, अगर रजिस्टर इधर लिखिए, अगर हमने रजिस्टर इतना ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर वोल्ट जो है वो माइनस में भी जा सकता है क्या? लो, अब जरा देखो, इनका भी एक प्रश्न उनका भी है, दोनों का 2 प्रश्न हो गए। इनका क्या प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये बोल रही हैं कि मान लो ऐसे, ये कह रही हैं, सुनो जरा, ये 6 वोल्ट का था तो उसने 1 कूलम को 6 रुपए दे के भेजा, मतलब 6 जूल एनर्जी पर कूलम हुआ कि नहीं? जूल पर कूलम होता है, वोल्ट का मतलब क्या है? और यहाँ पर 3 रजिस्टर थे, तो मान लो उस यहाँ से हायर वोल्ट है तो यहाँ तक तो 6 वोल्ट रहेगा कि नहीं? अब यहाँ मान लो पानी पूरी की दुकान आ गई तो 1 वोल्ट उसने खर्च कर दिया, 1 जूल। फिर आगे आइसक्रीम की आ गई, यहाँ 3 वोल्ट खर्च कर दिया। अब यहाँ कितना खर्च करेगा?
2 वोल्ट, क्योंकि उसको उसके पिता ने हिदायत दी कि घर आना तो जेब खाली होनी चाहिए, फिर पैसा दे के भेजे। उससे कैसे तो पता कि if पहले सुनो, 6 कर दी तो? अगर रास्ते में 3 दुकानें पड़ी, इफ देयर आर 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस पार्टली। तब क्या होगा? आंशिक रूप से विभव पतन होगा। ये थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस रजिस्टर इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल। रिपीट करो, बहुत बड़ी बात है। The potential The drop sum of potential drop across the resistor is equal to equal to the cell cell potential। potential। कितनी आगे की बात पूछी, देखो इस चीज को। तो रजिस्टर अपने कैपेसिटी के हिसाब से वोल्ट अपने हिसाब से, जैसे मान लो जैसा रजिस्टर हो, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात पूछी कि अलग अलग रजिस्टर हो तो क्या होगा? तो सब पे नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा। अगर तुम 3 दुकानों में जा रहे हो तो थोड़ा पहली दुकान में चाय पानी पियोगे, तुम सोचोगे कि घर पहुंचने से पहले आखिरी दुकान पड़ी, तुम सब खर्च कर दोगे। तो जरूरी है कि समझ में आई ना बात? क्वेश्चन है हाँ? हाँ, सारा वोल्ट खर्च हो ही Zero जाएगा। volt सब में लेके तो जाएगा। खर्च होगा। हाँ? रजिस्टर की भी तो कुछ कैपेसिटी है। रजिस्टर अब वो हम आगे देखेंगे, अब ओम्स लॉ के बाद और चीजें क्लियर होगी। लेकिन तुम इतना देख लो कि दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एट वेरियस। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर इसका कितना बच गया वोल्टेज? अब इसकी जेब में 5 रुपए बचे। अच्छा अभी रुक जाओ, आप जो, हाँ कौन पूछ रहा है? मैं अरे तो पहले पूछ लो या समझ लो, एक चीज समझोगे तभी तो हम आप तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं और आप अपने ही क्वेश्चन में हो। तो मैं ब्रिज कैसे बनाऊं? बता रही जो चीज आप पूछ रहे हो उसके लिए मुझे एक ब्रिज की जरूरत है, आप वो सुनना नहीं चाहती हो। उसके बीच में 3 बार सर बोल चुके, तो कहाँ से? जो हमने अभी स्टेटमेंट बोला और जो सौम्या ने रिपीट किया, भाई रिपीट करो। यही ना कि 6 वोल्ट जो है वो तीनों रजिस्टर इक्वली। सौम्या फिर से रिपीट करो। the sum of potential difference at various resistor is equals to itself potential। यही है द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो या पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हो। फिर से समझो। अच्छा यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ कितना रहेगा? बोलो। 3 और रुपया खर्च कर दिया। अच्छा हाँ, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अगर मैं इस वाले पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो बोलो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 1 ही रुपया तो खर्च किया। यहाँ 6 था, यहाँ 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वो मीजर करेगा कि उसकी जेब का पैसा कितना यहाँ दे के गया। अच्छा इट मीजर द पोटेंशियल ड्रॉप, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस। वो ये नहीं मीजर करता है कि यहाँ कितना यहाँ कितना। पोटेंशियल ड्रॉप, वहाँ एक अमीर भी आ सकता है, गरीब भी, लेकिन चाय 2 रुपए की है तो 2 ही रुपया इसको देना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं? अच्छा दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगा दूं तो बोलो ये वोल्ट मीटर कितना मीजर करेगा? तो ये 3 और ये वाला हमने तीनों पैरेलल में लगाए हैं, तो ये V3 है और ये क्या है और ये क्या है, तो और इसका वोल्टेज V है। तो कहीं तुम सौम्या ये तो नहीं कहना चाहती हो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस चीज को अभिषेक बोल के देखते हैं। सम ऑफ पोटेंशियल टर्मिनोलॉजी नहीं सीखोगे तो कुछ भी नहीं बता पाओगे। बोलो ईशान। 3 बार तो बोल दी तुम्हारे लिए, कितना बोलेगी? क्या बोलती रहेगी? sum of volt of various registers is द सम ऑफ, the sum of क्या बताया गया यहाँ पर? क्या हो रहा है? विभव पतन। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एट अक्रॉस वेरियस रजिस्टर्स इज इक्वल टू द सेल पर। किसको बोल, देख के बोल दो ना, समझ में आ गई बात? बोलो। The total टोटल नहीं होता है। हाँ the sum of potential drop across resistors इज is इक्वल equal टू to cell potential। the sum of potential drop across various resistors is equal to
सही पॉइंट में भी हो सकता है ना। हाँ point किसी, लेकिन तीनों का जो सम आएगा उसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सेल का जो पोटेंशियल है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ अगर रजिस्टर जो है उसकी नीड मान लेते हैं कि 4 वोल्ट की है और बैटरी हमने 2 वोल्ट की लगाई है, फिर नीड नहीं होता है कि नीड 4 वोल्ट की नहीं होती है, जितना एनर्जी दे के भेजेगा उतना ही बच्चा खर्च करेगा। तुम अगर वही बल्ब इस सेल के अगेंस्ट लगाओगे तो वो टिम टिम जलेगा। एक सेल दिखाया था कि नहीं यहाँ पे, अभी मुझे नहीं मिल रहा तो है। ऐसा नहीं हो सकता पहले रजिस्टर पे 6 के 6 वोल्ट? तो एक ये देखो सेल था मेरे पास ये, और वही यहाँ जलाओ तो कितना अच्छा जल रहा है। एसी इस पे लगा दो, कदम एसी जलाएंगे तो कितना वो करेगा, और उसमें लगाया तो देखो खटाखटा। भाई अमीर बाप का बच्चा है, दुबई का शेख है, वो खर्च करेगा, और जो इसमें कर दोगे तो क्या खर्च करेगा। रजिस्टर की नीड नहीं है, वो सेल जितनी एनर्जी लाए तुम्हारी दुकान पे उतना सामान वो दे। अपने हिसाब से डिवाइड करता है कितना किसको। वो हम आगे देख लेंगे कि कितना क्या है। मेरा कहने का मतलब है रजिस्टर है। अब तुम कितनी करंट दे रहे हो ये देखो। वास्तव में ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रही है अर्पिता, ये चोरी ओम्स लॉ पे पूछना चाह रही है। वो मैं बताऊं कि ये 2 तरीके के पानी है, तो इसमें इतना पानी बचा है, तो बताओ जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तो पानी गिरेगा। ये रजिस्टर है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें ज्यादा होगी बताओ। जितना पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रो, जैसे MGH समझो, MGH है जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल उसमें ज्यादा पानी गिरेगा, और जिसमें कम पोटेंशियल उसमें, हम अभी आ रहे हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। ये जॉर्ज साइमन ओम ने यही अपने प्रिंसिपल से कहा था, 8वें के टीचर थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। जिस ओम लॉ को तुम पढ़ रहे हो ना, उनको खाने के लाले पड़ गए थे, बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको पहचाना और अपने आप प्रोफेसर की उपाधि दी। लेकिन अभी रुक जाओ, जो ये क्वेश्चन पूछे अभी समय लगेगा। क्वेश्चन ये पूछे सही है बट थोड़ा समय लगेगा। बात समझ में आ गई ना। ये टोटी रजिस्टर और इसमें भरा हुआ पानी पोटेंशियल है, और इससे जो पानी बह रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है बोलो, और ये क्या है, रजिस्टर जो हिंडर कर रहा है, जो पानी को कंट्रोल कर रहा है, और जो इससे पानी गिर रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ी देर में समझेंगे, सब चीज एक लाइन में नहीं समझ में आ जाती। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आगे बढ़े, हमने ये तो देख लिया ना सेल क्या होता है, वोल्टेज, इससे ज़्यादा नहीं हमें नहीं समझना। इतनी सी बात समझनी कि 1 वोल्ट क्या होता है, इतना तो समझ गई हो। एक लोग को हम आगे पीछे समझा रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल 12.2, चलो एग्जाम्पल 12.2 देखो। हाउ मच वर्क इज डूइंग डन इन मूविंग। अगर तुम 2 कूलम चार्ज को मूव कराओगे और जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो, तो क्या तुम फाई का ये बता पाओगी कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 कूलम चार्ज मूव कर गया है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ से 2 कूलम चला होगी, बोलो सही है कि नहीं। क्यों, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आप खुद ही देख लो 1 कूलम मूव करता तो 12 जूल, तो 2 कूलम मूव करेगा तो वो तो रेट है ना, 1 कूलम यानी जूल पर कूलम कहलाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सो हाउ मच, तो V क्या होता है बोलो, W/Q। V कितना दिया है 12 वोल्ट। वर्क नहीं पता, लेकिन कितना चार्ज मूव करा रहे हो 2 कूलम, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 12 वोल्ट इंटू, लेकिन बोलो वोल्ट को कैसे तोड़ें, जूल पर कूलम, और ये 2 कूलम, तो बोलो वर्क कितना हुआ, सो 24 जूल वर्क इज डन। और ये काम कौन करेगा अगर बैटरी लगी है, कह दो कि हमारा वर्क डन हो गया, इसमें वर्क डन हो गया, पंखा चल गया तो वर्क डन हो गया। ये काम किसने किया, बैटरी ने किया। द वर्क इज डन बाई इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक डिवाइस ने किया, हमने थोड़ी ना किया। जब बैटरी लगाओगे तो कौन काम कर रहा है, सो दिस वर्क इज डन बाई द सेल। ठीक है, तो
अगर इतना जूल वर्थ निकला है, सेल बैटरी मतलब जो भी वोल्ट दे रहा सर ये है। डायग्राम जो भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो काम कर रही है, हमें ये लोग काम करके दे रहे हैं, हम उसका पैसा दे रहे हैं। सर ये बैटरी का डायग्राम दे रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक स्विच का जो भी डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना ये जरूरी है। नहीं, ये तो हम समझाने के लिए बताने कि ऐसे मूव किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, अब देखो बात नहीं करो बेटा, बात करने से बिगड़ जाएगी बात। अच्छा आखिर जो ये वही, क्योंकि आप लोगों से भी देखो क्वेश्चन पूछा था, कहाँ बता पाए। अब मैं अगले क्वेश्चन के लिए आ रहा हूँ, थोड़ी देर में बात किया, अभी फिर से आता हूँ। तो V इक्वल्स टू V1 V2 और V3 होता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कभी वोल्ट लास्ट में माइनस में नहीं जा सकता है ना। जीरो हो जाएगा, जैसे 6 वोल्ट है, जीरो हो जाएगा। बस माइनस यहाँ में कितना हुआ? कभी माइनस में नहीं जा पाएगा ना। माइनस प्लस के बारे में अभी हम थोड़ी देर में सब पहुंचेंगे कि क्या होगा। ओम्स लॉ। अभी थोड़ी देर में आएगा कि हमने बताया ना, जैसे 6 रुपए थे, जीरो। सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया। जैसे जैसे आगे जाएंगे फिर हम और इसमें कॉम्प्लिकेसी जोड़ेंगे, लेकिन सिंपल समझो। इतना समझ में आ गया? तुम्हें एक बड़ी बात समझ में आ गई ना कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस रजिस्टर इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। अब आगे की बात देखो, कुछ चीजें हमें जाननी होंगी, दैट इज सिंबल्स। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है? ठीक है, बैटरी का बैटरी में क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर in which negative terminal is connected to positive terminal of other cell. Negative terminal of one cell connected to positive terminal of other cell. चलो, ये तो बैटरी हो गई। हमने प्लग की आपको पहले बता दिया था कि ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। तो जैसे हमने बताया था कि एक मेटल का गुटका लगा देते हैं, फिर उनके बीच कनेक्शन पूरा हो जाता है कि नहीं, तो वो क्लोज्ड सर्किट हो जाता है। या प्लग वाला सिस्टम भी है। वो जो अलग से हम उसमें प्लग लगाते हैं उसी को की बोला करते थे पहले, तो उसी के नाम से इसका नाम की पड़ा। देखो प्लग की, देखो लिखा भी है प्लग की। प्लग की से समझ में आ गया ना। और स्विच भी हो सकता है। तो ये कैसा है? और प्लग की क्लोज, बात नहीं करो, इसको नोट करो। नाउ वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट का क्या मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर देखा था कि एक रजिस्टर था और यहाँ पे ये ऐसे वोल्ट मीटर लगाया था, ये चीज क्या मानते हो? क्या वायर ज्वाइंट है? ये जा रहा है यहाँ से तो वोल्ट मीटर लगा है, तो ये बोलो क्या है? वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट का क्या सिंबल है? दैट इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। एक ऐसा सर्किट और एक ऐसा है, इसका क्या मतलब है कि वो वायर टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन इसकी करंट का इससे कोई शेयर नहीं है। मान लो ये तार आपस में उलझे हुए जा रहे हैं, लेकिन सबके ऊपर एक सीथ लगी हुई है या पीवीसी की कोटिंग है, तो वो क्या किसी से करंट किसी में जाएगी? तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये क्या है? वायर क्रॉसिंग जॉइनिंग दिखाना इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी जाता है सर्किट। मान लो कभी एक सर्किट और दूसरी सर्किट है, लेकिन उनके तार आपस में टच नहीं है, तो फिर ऐसे होगा। और मान लो यहाँ शेयर है, करंट का शेयर है, तो ऐसे होगा। आपको वायर तो जोड़ना पड़ेगा ना वहाँ पे। अभी हम वोल्ट मीटर उसमें जोड़ के दिखाएंगे। सो इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है? बल्ब और उसके अंदर कुछ तो बनाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होगा, सही है। रजिस्टर कौन सा? ये वायर। वो नीचे वाला जो बनाते हैं
ये ना, मान लीजिए जैसे दो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं, तो उनमें आपस में एक सर्किट का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो फिर ऐसे होगा। ये देखो, ये है, ये की है, और एक और सर्किट बना दो। इससे क्या पता चलता है कि क्या पहली सर्किट से दूसरे सर्किट में कोई करंट जा रही है? तो ये है, इसका मतलब है दो अलग। पर भी फिर होगा ना। यहाँ पे भी होगा, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास जगह कम है और तुम सोचो पेज बचा लें, उसी में चारों एक ही बना दो। तो रजिस्टर क्या है? ये नाइक्रोम का हो सकता है, मैंगानीन का हो सकता है, कॉन्स्टेंटन का हो सकता है, टंगस्टन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का मटेरियल का हो सकता है, ठीक है कि नहीं? ये सभी मटेरियल्स हम आपको दिखा देंगे। तो कई कई तरीके के हो सकते हैं। टंगस्टन तो जानती हो, लूचेरियम, डब्लू है। टंगस्टन के तो रजिस्टर्स होते हैं। टंगस्टन का बल्ब होता है, पीला बल्ब जो 10 रुपए का आता है, चमकता है। और देखो, ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर वेरिएबल हो, जो कि इनका प्रश्न था। ये देखो, ये रजिस्टर है और ये यहाँ पर है। मान लीजिए कि ये ऐसे और एक ये चीज आ रही है, तो अब यहाँ पर एक नॉब है, ये अभी बता रहे हैं। ये देखो, समझ लो ना कि ये 5 नंबर पे है, तो क्या ये रजिस्टर को बाईपास कर रहा है? बिल्कुल यहीं पे आ गया। अभी करंट इससे चली जाएगी और तुम कह दो कि पंखा 1 नंबर पर कर दो, तो वो जो पंखा है वो यहाँ लगा देगा, क्या आप रजिस्टर के थ्रू जाओ, तो सारा ड्रॉप यहीं हो गया, तो वहाँ क्या ड्रॉप होगा? भाई आप रियोस्टेट देखो, हमारे घर में भी रियोस्टेट है। ये देखो, बदला पंखा, अब धीमा हुआ। फिर फिलहाल बंद कर दीजिए। समझ आई बात की नहीं? तो रियोस्टेट का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस वेरी कर जाए। अब इतने से होकर जाएगा तो कितना हर्डल है? करंट अब पतले पतले रास्ते से जाए तो करंट कम हो जाएगी? करंट ही नहीं जाएगी। करंट का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज। तुम करंट को ही कम कर दो, अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड। जब कूलम भी वहां से नहीं जाएंगे तो दुकान क्या चलेगी? समझो बात, आप ये समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्टर क्या करता है? इट कंट्रोल्स द करंट, रेस्ट्रिक्ट्स द करंट। और बताओ उन करंट को एनर्जी कौन दे रहा है? सर। और ये जाने ही न दे तो कह दें कि रजिस्टर कहेगा कि नहीं जाने देंगे इस रास्ते। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल यही हो जाए तो एक होता है जीरो। जीरो का मतलब अब टच नहीं है, अब ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और 3 है। मान लो इसने सर्किट ओपन कर दिया, 0 पे पंखा बंद हो जाता है, अब कुछ नहीं चल रहा। हाँ, 1 और 5 में डिफरेंस होता है ना स्पीड में। हाँ, तो 5 में फुल होती है। हाँ। तो जिस समय ये 5 पे आ गया तो 5 का मतलब यहाँ टच कर गया, रजिस्टर बाईपास। और जब रजिस्टर ही नहीं है तो खूब सारा चार्ज जाएगा, और जब ज़्यादा कूलम जाएगा तुम्हारी दुकान में भीड़ लग जाए, एक बस आके रुक जाए, बनाओ डोसा समोसा। तो क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों के पास ही तो पैसा है। हमने क्या बताया, 1 कूलम चार्ज आएगा तो कितना पैसा देके जाएगा तुम्हारी दुकान पे? जितने वोल्ट हो। अब अगर मान लीजिए अगर तुम्हारे सारे करंट राजपथ से जा रहे हैं, अब कोई चांदनी चौक से जा ही नहीं रहा है, तो क्या बहुत सारी करंट होगी? इफ देयर इज यू आर बाईपासिंग द रजिस्टर, then there will be more amount of current. If more amount of current will be there, more charges will be there. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर more charge पास होंगे किसी रजिस्टर के थ्रू तो वहां पर ज्यादा एनर्जी देंगे कि नहीं? फोर्थ पे होगा, फोर्थ तो भी ना रजिस्टर था, तो सारा उतना ही रजिस्टर सारा करंट नहीं लेगा। सारा ड्रॉप होता है पोटेंशियल। मान लीजिए जैसे ये 10 वोल्ट है और ये कितना है? 0 वोल्ट। तो यहाँ 10 और यहाँ तक अब यहाँ तक भी 10 वोल्ट है और यहाँ पर आ गया 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट यहाँ पंखे के इधर तक क्या आया? 8 वोल्ट तक।
8 वोल्ट 8 वोल्ट। पंखा तो मतलब रजिस्टर पे पंखा भी रजिस्टर है। रजिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना वोल्ट लेगा। रजिस्टर पे डिपेंड है, तो उसने क्या किया 2 वोल्ट उसने ले लिया। अब यहाँ पे 8 ही वोल्ट मिला। अगर मान लो ये यहाँ पे होता, कहाँ पे बताओ 5 नंबर पे, तो क्या कोई ड्रॉप होता? यहाँ तक भी 10 है और यहाँ पे भी क्या होता 10 वोल्ट, तो सारा ड्रॉप किस पे होता 10 वोल्ट। अच्छा अब जरा देखो, मान लीजिए 2 तरीके की नदियां हैं मेरे पास। एक पानी यहाँ से ऐसे गिर रहा है तो 10 वोल्ट से 0 वोल्ट का ड्रॉप है, तो बोलो झरना मजेदार होगा कि मान लो एक ऐसा है, तो ये झरना मजेदार है कि ये तो मान लीजिए 4 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो बोलो ज्यादा ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से जाएंगे। 220 का ड्रॉप है और 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट का जैसे सेल का ड्रॉप है, तो दे आर नॉट विलिंग टू लूज देयर एनर्जी। हाँ बोलो। ये तो समझ आ गया, पर अगर नॉर्मल सर्किट होता है उसमें हम एक रजिस्टर लगाते हैं तो वो सारा वो ले लेता है। लेता कुछ नहीं, दैट इज अगर एक रजिस्टर है, सुनो, अगर एक रजिस्टर है तो जितना सेल पोटेंशियल है वही उस पे ड्रॉप है, इतना ठीक है। और बोलो। और इधर 2 है इसीलिए पहले अपने हिसाब से बांट के उसने उसको 2 दे दिया और इधर 8 दे दिया। अब कितना कितना बटेगा वो ओम्स लॉ पे, उसका हम इंतजार करें। मतलब इतना तो है बटेगा। तुम्हारे उस रास्ते पे 3 दुकानें पड़ रही, तो तीनों पे तुम्हें रुकना है, कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग रोकेंगे। रजिस्टर का मतलब है विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ चार्ज, तो तीनों पे कुछ ना कुछ उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। कितना कितना होगा? तो 4 पे उसने 2 ड्रॉप किया और फिर 8 यहाँ पे ड्रॉप हाँ, अगर 4 पे हुआ तो वहाँ 2 रजिस्टर थे, 2 दुकानें थी, तो घर आने से पहले पूरा ड्रॉप करना। बात समझ आ गई? चलो, तो जैसा इन्होंने बताया कि 4 पे रखने के बोल नहीं है, तो 10 वोल्ट, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? तो 2 का यहाँ ड्रॉप और फिर 8 के आगे 8 का यहाँ, हो गया ना 10, वही चीज हो गई। अब आगे बढ़े, तो चलिए हमारे पास एक रजिस्टर हो गया, लेकिन ये जिसकी बात कर रही है सृष्टि, वास्तव में ये कह रही कि रजिस्टर तो आपने ठीक बताया, कहाँ गया रजिस्टर? एक रजिस्टर में दिखा था कि नहीं आपको? सर वो बुक के ऊपर बटन कहाँ पे? चलो, सो एक टंगस्टन का हमने आपको रजिस्टर ये दिखाया। सो एक रजिस्टर है, दैट इज टंगस्टन वायर। अगर मान लो मैं इसको लगा दूं तो बिल्कुल रेड हॉट हो जाए दोनों एंड, तो इसमें इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जा रही है। ऐसे आप देख रहे हो हीटर्स होते हैं, उनमें भी तो रेड हॉट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रजिस्टर्स होते हैं जो रिओस्टेट, जिनका रेजिस्टेंस कैसा होता है? वेरिएबल। तो अब हम रिओस्टेट की बात करें, फिर से समझो। रिओस्टेट का मतलब है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो क्या किया तुमने, यहाँ पर ये है, एक वायर लगा दिया, ये देखो, ये यहाँ पर अपना कनेक्शन लगा दिया, सेल से आ रही है, यहाँ लगा दिया, और तुम अब इससे बोलो कि तुम्हें घूम घूम के जाना है, ये वायर से घूम, ये बहुत सारे वायर हैं, एक वायर नहीं है, और इस पर ये मेटल टैप पर है, मेटल है, तो अगर इतने से होके जाएगा तो क्या अपना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप कर देगा, और यहाँ कर दो, तो अब दूसरा तुमने यहाँ लगाया इस स्क्रू पे, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना सारा ड्रॉप हो गया। लेकिन तुम कह दो नहीं, ये इसको यहाँ ले आओ, कह दो तुम्हें कोई ड्रॉप नहीं करना, सीधा तुम बड़े रॉड से जाओ। तुम्हें कहा तुम इस रजिस्टर के चक्कर में पड़ रहे हो, हम तुमको सीधा पहुँचा देते हैं हाईवे से, तो ऐसे में कोई ड्रॉप होगा? अगर मान लो बीच में ले आए, तो देखो बीच में यहाँ रख दिए, तो यहाँ से वही करंट इतना घूम घूम के इतना ड्रॉप किया, फिर इसके बाद यहाँ पे ये मेटल वाले से कनेक्टेड है, यहाँ चली गई, इतना तो इसका ड्रॉप हुआ। अब ज़्यादा ड्रॉप है कि कम? अब ज़्यादा, और यहीं पे मिला दो, कुछ नहीं है क्योंकि इसी पे वो सीधा चली जाएगा, यहाँ दूसरा वायर है। बोलो, बात समझ में आ गई? यही टंगस्टन है, इसमें ये सेल से कनेक्टेड था, और नहीं इन दोनों में कनेक्शन। ये देखो मेटल है, अब मान लो सेल से करंट आई, तार में घूम घूम के यहाँ तक आई, तो बहुत सारा ड्रॉप हो गया, और फिर यहाँ से तो जितना दूर करोगे और ड्रॉप बढ़ेगा, और पास कर दोगे तो कोई ड्रॉप ही ना ले जाए, फिर यहाँ से सीधा समझ आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ तुमने सेल से कनेक्ट किया, फुल ड्रॉप आया, फुल आया पोटेंशियल, और लेकिन अब ये तार से घूमेगा तो यहाँ तक ड्रॉप नहीं हो जाएगा, ये पूरा वायर है। हाँ, यहाँ से करंट आई और ये तार इसमें लगा, तो घूम घूम के आएगा, तो बहुत सारा वायर है, सोलो तो बहुत सारा वायर है, इतना ड्रॉप हो गया, तो
कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा कि नहीं, फिर यहाँ से दूसरा तार फिर चला गया, रजिस्टर है तो क्या वेरी नहीं कर रहा इसका रजिस्टर, समझ में आई बात। यहाँ पे तुमने सन से फुल वोल्ट है, फिर यहाँ पे वायर में घूमेगा तो ये और हो जाएगा इतना, फिर इसका आगे कुछ नहीं होगा। ये इसका क्या मतलब है कि यहाँ से सीधा, ठीक है। ये देखो मेरा ये कहने का मतलब है अगर यहाँ और यहाँ लगा दो तो क्या तुमने रियोस्टेट को बाईपास कर दिया, क्योंकि इसी से जाएगा और इससे कोई मतलब नहीं। एक है कि तुम अपने हिसाब से वैरी कराओ और यहाँ लगा दो तो पूरा इसी जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा बाईपास हो। और यहाँ लगा दो एक और यहाँ लगाओ, तो जहाँ तुम करोगे इतने में तो घूम पे जाएगा फिर यहाँ से। ये देखो इसको टैप कर आगे पीछे खिसकाओ उसको आगे। ऐसे तो पता चलेगा कि उस पे टैप है। हाँ वो तो है, इतने रजिस्टर पे घूम के जा रहा है और फिर यहाँ से टैब के अंदर। ये टैप से अंदर इस पे अच्छा ठीक, इसी से तो निकला स्क्रू है, समझ में आई कि यहाँ से गई करें इतने वायर पे घूम के गई फिर इससे टच हो गया, इतना रजिस्टर लिया तुमने कि नहीं रजिस्टर वायर, अब तुम और कर दो तो और वायर है फिर यहाँ से छूट गया, और तो कोई माध्यम नहीं यहाँ है। लगा दो फिर ये वाला खींच कर दीजिए। इन दोनों में लगा दे सकते पूरा रजिस्टर काम इसमें जाएगा इसको कोई इलेक्ट्रॉन को घर जाना। चलिए समझ में आ रहा है आपको, अगर इसमें और इसमें लगाओगे तो इसका कोई डायरेक्ट नहीं, एक सेल केन पे कोई पूरा रजिस्टर काम। ये देखो फिर फुल पोटेंशियल ड्रॉप जिसमें इतना होना है, अगर मान लो यहाँ लगाओगे तो फुल पोटेंशियल ड्रॉप पूरे पे घूम के जाएगा, और एक यहाँ और एक यहाँ लगाओ तो मान लो ऐसे कर दिया तो यहाँ तक घूम के आ रहा है और फिर यहाँ पर करंट इसके थ्रू चली जाएगी। सर ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फिर क्यों जाएगी, हाँ यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसके यहाँ से यहाँ तक वायर के थ्रू जाएगा रजिस्टर और फिर यहाँ आ जाएगा। हाँ बोलो। सर हाँ अगर ये लास्ट तक एक वायर सेल का इधर जोड़ो एक इधर, तो जो ड्रॉप इस पर होगा सर ये यहाँ तो फुल ड्रॉप, क्योंकि यहाँ से पूरा वायर हो के फिर चलो। अगर इसको फिर इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, वायर की तरह ये देखो इसी पे टैप, नॉर्मली जाएगा जितना सर एज इट इज जाएगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। फिर तो ये देखो अगर यहाँ लगाया फिर यहाँ लगाया तो ऐसे में कोई ड्रॉप नहीं, क्योंकि सीधा सीधा इसके थ्रू जा रहा है। इसके लिए मेटल स्टील पर ही लगा दो कोई ड्रॉप है, मान लो आगे कर दो तो यहाँ तक घूम के जा रहा है, यहाँ तक एक बार बैटरी का हाई पोटेंशियल हुई सही बात नहीं, यहाँ से घूम के आया फिर ऐसे चला जाएगा, एक यहाँ से फिर हमें उतनी तेज बोलना पड़ेगा, कितना बोलेंगे। अब यहाँ घूम के गया तो यहाँ ड्रॉप हुआ, चार ड्रॉप चाहते हो और बढ़ा दो। जितना ड्रॉप चाहते हो बिल्कुल नहीं चाहते तो स्टील पे जाए, ये टायर पे जाए, दिस इज स्टील। ऐसा जान इधर थोड़ा पीछे थोड़ा दबाएंगे तो चला जाएगा। चेंज हो गई है तो उस लॉ में जरूरी है कंस्टेंट का वायर है, आप इधर पर छोड़ के प्लस यहाँ लगा दो, यहाँ कितने वायर से होकर उतना ड्रॉप करेगा, तो यहाँ भी लगा दो उसमें कोई ड्रॉप नहीं, 10 वोल्ट फैन में अगर तुम 5 वोल्ट करोगे तो कोई ड्रॉप होगा।
नाउ अब देखो सर 5 मिनट का ब्रेक। अब देखो वेरिएबल रजिस्टर क्या है? ये वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये वेरी कर सकता है। और दूसरा हमने ये बताया कि ऐसे ये जॉकी, मतलब वो जहाँ टैप कर जाए तो अब यहाँ से यहाँ तक का रजिस्टेंस लेगा। पंखा वाला सर। फिर से समझो कि मान लीजिए ये ऐसा कनेक्शन है जिसकी बात ध्रुवांशी कर रही हैं, तो इन्होंने बोला कि यहाँ लगा लें और ये हमारा मेन रजिस्टर है, पंखा, ये सेल है, तो अब ये उसको वेरी कराना चाहती है। ये देखो अगर मान लो ये चाहती हैं कि ये ऐसा है तो ये इसको ये वेरी कराना चाहती है, ये जॉकी है, या किसी पे टैप कर दो, सर ये वाला जो आपने दिखाया और ये पंखा है। ये सेम है। अब हम जितना करें, अगर तुम इसमें ज्यादा ग्लो चाहते हो तो तुम्हें ये यहाँ रखना चाहिए कि यहाँ, क्योंकि इसको बाईपास करते तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। और अगर इसे कम ग्लो करना चाहते हो तो फिर यहाँ भी तो थोड़ा ड्रॉप कराओ, तो ये वेरिएबल रजिस्टर होगा कि नहीं? बोलो ध्रुवांश, यही बात है ना? अब आगे की बात है। सर अगर बिल्कुल भी ऐसा ये केस नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल ही ड्रॉप नहीं कराना, बिकॉज बिल्कुल नहीं ड्रॉप करना है तो ये है। रजिस्टर क्यों लगा रहे हो? हाँ नहीं बिल्कुल ही। और अगर पूरा ड्रॉप तो नहीं करवा सकते ना। अगर मान लो तुम ऐसा चाहो कि पूरा मेटल का ले लो, तो ये बात इन्होंने पूछी थी, ये जो लास्ट आज नए आए ना, बोले हैं कि यहाँ से वायर लो और इसी में डाल दो। बहुत बड़ी बात बोली। मतलब इनका कहने का मतलब है कि रजिस्टर ही ना हो। ये देखो ये पानी भरा है, उन्होंने कहा सर हमें रजिस्टर चाहिए ही नहीं। उन्होंने बोला सर ये टोटी हटा दो और नीचे से पेंदा काट दो, धड़ से पानी गिर जाए, बोलो स्पार्क हो जाए, मजा आ जाए, उसमें डाल दो, पूरे घर की लाइट। इनफाइनाइट करंट की वो बात कर रहे हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। श्री रामानुजाचार्य ने एक बात की थी ऐसी, और आज दूसरी बार, कई सदियों बाद ऐसी बात आप समझो बहुत बड़ा क्वेश्चन था इनका, और अभी भी उनका क्वेश्चन का आंसर देने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये रजिस्टर को बाईपास करा रहे हैं। जब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आएगा तब तक उनका क्वेश्चन चलेगा। उन्होंने बोला पेंदी काट दीजिए आप, ये कट कर दो, अब बताओ कितनी ये चीज। अगर हम इसको एंड पे भी लगाते हैं इधर, हाँ। तब भी थोड़ा तो बल्ब जलेगा ना, बिकॉज रजिस्टर अपने हिसाब से बांटते हैं तो थोड़ा सर नीचे अगर फ्लोर होगा तो पानी हाँ ओके, वो 2 रजिस्टर होंगे तो जलेगा थोड़ा। थोड़ा चलो इतनी बात समझ आ गई। नाउ अब देखो अगर यहाँ पे होगा क्या चीज बनानी थी यहाँ, वेरिएबल बात नहीं करो, वेरिएबल रजिस्टर। देखो वेरिएबल रजिस्टर में ऐसे बनाओ या फिर कैसे बनाओ, चौकी एक और है। ऐसे भी बना सकते हो, रेजिस्टेंस है ना, दोनों की वेरी कर रहा है। वो जैसे नॉब है वहाँ। अब फिर से देखो, एक हमने ये भी बनाया है, इसमें क्या दिखाया, एक रजिस्टर है, सेल है, ये है, और यहाँ पर तो कहीं ना कहीं है, ये भी तो वेरिएबल रजिस्टर ही है। आगे देखिए, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। वोल्ट मीटर और अमीटर भी बना लो, वोल्ट मीटर और एमीटर। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम अ डिवाइस दैट मेंटेन्स दिव्यांगी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किधर है? तो क्वेश्चन चलो आंसर आ गया, आप चिंता मत करो। दैट इज चलो, what is the mean by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? Pravleen, Avni,
एक बार बता दो फिर बताओ। 1 coulomb of charge passes through 2 points and हाँ ना, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, खुद ही का बताया। then 1 coulomb of charge is moved from one terminal to other terminal against electrostatic force. Then 1 joule energy is released to the state. Then the potential difference between those two points is called 1 volt. When 1 joule, क्या लिखा है? When 1 coulomb of charge, बहुत अच्छा बताया है। When 1 coulomb charge passes, किस देश की रहने वाली हो? passes इतना बढ़िया बता देती हो। When 1 coulomb charge passes from one point to other point, ठीक है, क्या पूछा गया है? पोटेंशियल, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वन कुलम चार्ज, ठीक है। एंड के आगे सेंटेंस पूरा करो एकलव्य, आप भी, आपकी भी तो तारीफ हो कुछ। एंड electrostatic force. ईशान कंप्लीट करो। Then the potential difference between two हाँ ठीक है, आप बोलो। In 1 joule of work, हाँ, एंड 1 joule of work is done. work is done. 1 joule of work is done. ठीक है, 1 joule of work is done. To do so, then the potential difference between those 2 points is 1 volt. ठीक है, जब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आवेश के विरुद्ध ले जाया जाए तो उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब जरा देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया जाए तो हर कूलम्ब चार्ज कितनी एनर्जी लेके भागेगा? 6 जूल। सो क्योंकि ये तो उसका रेट ही है, बैटरी बताती है कि हर कूलम को हम कितना चार्ज देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई, तो W क्या हो जाएगा? V क्यों? तो कह रहे हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी है और 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो बोलो ऐसी स्थिति में कितना कार्य करेगी बैटरी? 1 कूलम ना, हमने 1 BK लिखा। 1 कूलम है, 1 कूलम पास कर रहा है और 6 वोल्ट की क्या है बैटरी। तो बैटरी कितना काम करके हमें दे सकती है? और 1 कूलम चार्ज को हमने पास करा दिया, 6 जूल और 6 वोल्ट। तो 6 जूल पर कूलम और इंटू 1 कूलम, तो 6 जूल वर्क किचन। बोलो बात समझ में आ गई? नाउ कुछ चीजें आपके लिए हैं। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ, 1 वोल्ट, ठीक है, यूनिट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। 10 symbols with name। 10 सिंबल लिखो इसमें कोई भी। 11 में से 10। नहीं, सही नहीं है ऐसा करना। हाँ सर, तो 5 कर दीजिए। नाम भी खुद ही लिखने पड़ेंगे, मतलब आप हाउ मच नाम तो लिख 12 वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज। In moving a
charge of 2 coulomb across 2 points. Having potential difference of 12 volt. How much energy is given? To each coulomb. To each coulomb of charge. ये सब तो हो जाएंगे ये क्या Passing through. Sir, first 6 volt. Perfect. नहीं सर दे दो कल चल. सर ये वाला 12.2 है थर्ड बात मत करो, पढ़ना है तो पढ़ लो अपनी कॉपी में.